अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी जिंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सुल्तान अय्यूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सुफियान से कहा, क्या ये कमबख्त सलीबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचाकर मुझसे शोबक का कला ले लेंगे? अली बिन सुफियान ने कहा, अमीर मोहतरम, आप अपनी ही बातों की तरदीद कर रहे हैं। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है और इन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुक्काम और उमरा को इस्तेमाल किया है। ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे इन लड़कियों के मुताल्लिक कुछ बताओ। ये तो मालूम हो चुका है कि ये 8 जासूस हैं। उन्होंने अब तक कोई नया इंकशाफ किया है या नहीं? उन्होंने बताया कि शोबक में सलीबी जासूस और तखरीबकार मौजूद हैं। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, लेकिन इनमें से किसी की भी निशानदही नहीं हो सकती क्योंकि इनके घरों और ठिकानों का इल्म नहीं। इनमें से 3 मिस्र में कुछ वक्त गुजार कर आई हैं। वहां उन्होंने जो काम किया है वो आपको बता चुका हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, क्या वो कैद खाने में हैं? अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, वो अपनी पुरानी जगह रखी गई हैं, उन पर पहरा है। इतने में दरबान अंदर आया। उसने कहा, अम्माद शामी नाम का एक ओहदेदार एक सलीबी लड़की को साथ लाया है। कहता है कि उसने उसे करक के रास्ते में पकड़ा है और ये लड़की जासूस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। दरबान के जाते ही अम्माद और अयोना अंदर आए। सुल्तान अय्यूबी ने अम्माद से कहा, मालूम होता है बहुत लंबी मुसाफत से आए हो, तुम किसके साथ हो? अम्माद ने जवाब दिया, मैं शामी फौज में हूँ। मेरे कमांडार का नाम एहतशाम इब्न मोहम्मद है और मैं अलबर्क दस्ते का ओहदेदार हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, अलबर्क किस हाल में है? और अली बिन सुफियान से कहा, अलबर्क फिलवाक़े बर्क है। हमने जब सूडानियों पर शबखून मारे थे तो अलबर्क क़यादत कर रहा था। सहराई छापों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अम्माद ने कहा, सालार आज़म, आधा दस्ता अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर चुका हूँ। मेरे गुरोह में सिर्फ मैं रह गया हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने संजीदगी से पूछा, तुमने इतनी जानें ज़ाया तो नहीं की? मर जाने और कुर्बान होने में बहुत फर्क है। अम्माद ने जवाब दिया, नहीं सालार आज़म, खुदा जुल जलाल गवाह है कि हमने एक एक जान के बदले 20-20 जानें ली हैं। अगर सलीबियों की फौज अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो वो सिर्फ चंद एक जख्मी होंगे। फलस्तीन की रेत को हमने सलीबियों के खून से लाल कर दिया है। हमारे दूसरे दस्तों ने भी दुश्मन पर पूरा कहर बरसाया है। दुश्मन में अब इतना दमखम नहीं रहा कि वो थोड़े से अरसे में अगली जंग के लिए तैयार हो जाए। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की से पूछा, और तुम, क्या तुम पसंद करोगी कि अपने मुताल्लिक हमें सब कुछ बता दो? अयोना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, और उसके आंसू बहने लगे। सुल्तान अय्यूबी ने अम्माद से कहा, अम्माद शामी, फौजी आरामगाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जैश में चले जाना। अम्माद ने कहा, मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूँ, उनकी तलवारें भी हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, घोड़े अस्तबल में और तलवारें असलहा खाने में दे दो। और जरा सोच कर कहा, अगर उन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो। बाहर के महाज पर घोड़ों की क्या हालत है? अम्माद ने बताया, कोई परेशानी नहीं, अपना एक घोड़ा जाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था, और ये उस बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे एक घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबक का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और उस कस्बे को देखने लगा जहाँ वो पैदा हुआ था और जहाँ से जिला वतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रिक्कत तारी कर दी। रास्ते से हटकर रुको सवार, उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया। उसने घूम कर देखा, पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अम्माद से पूछा, बाहर से आए हो, वहाँ की क्या खबर है? उसने जवाब दिया, अल्लाह का करम है दोस्तों, दुश्मन खत्म हो रहा है, शोबक को कोई खतरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। अयोना सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती।
वो बता चुकी थी कि वो जासूस है। उसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। उसने वहाँ के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए जो सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे, और उसने ये भी बताया कि सलीबियों की तरफ से सूडानियों को बहुत मदद मिल रही है और सलीबी फौज के तजुर्बाकार कमांडो सूडानियों को शबखून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तफसार के बगैर ही इतनी ज्यादा बातें बता दी जो जासूस अजियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि इनमें उनकी अपनी जात भी मुलव्विस होती है। इससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अली बिन सुफियान ने उससे कहा, अयोना, मैं भी तुम्हारे फन का फनकार हूँ। मैं तुम्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुम ऊंचे दर्जे की फनकार हो। हमारे तशद्दुद और कैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। अयोना ने पूछा, आपका नाम? अली ने जवाब दिया, अली बिन सुफियान। तुमने शायद हरमन से मेरा नाम सुना होगा। अयोना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर 2 जानू बैठ गई। उसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको जिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके मुताल्लिक मुझे बहुत कुछ बताया गया था। हरमन कहा करता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर उन्हें जंग के बगैर खत्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की मगर देख न सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि यह मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया था। अली बिन सुफियान ने पूछा, हम किस तरह यकीन कर लें कि तुमने जो कुछ कहा है सच है? लड़की ने झुंझला कर कहा, आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? सुल्तान अयूबी ने कहा, इसलिए कि तुम सलीबी हो। लड़की ने कहा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं सलीबी नहीं मुसलमान हूँ तो आप कहेंगे कि ये भी झूठ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से अगवा हुई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला है कि मेरा बाप कैंप में है। उसने अपने बाप का नाम बताया और ये भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। उसने सुनाया कि अम्माद ने उसे किस तरह सहरा से बचाया था और वो रात को उसे कत्ल करने लगी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। उसने कहा, मैंने दिन के वक्त उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में नजर डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हुआ जिसने मुझे शक में डाल दिया कि अम्माद को मैं पहले से जानती हूँ या इसे कहीं जरूर देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। रात को 2 सलीबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। उसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलीबियों के साथ थीं, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उनसे अपनी इज्जत बचाई, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है। और जब रास्ते में अम्माद ने मेरे साथ अपने मुताल्लिक कुछ जज्बाती बातें की तो जिंदगी में पहली बार मेरे सीने में भी जज्बात बेदार हुए। मैं तमाम सफर में अम्माद को देखती रही। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि मुझे बचपन में अगवा किया गया था, मगर ये याद भी जहन में धुंधली हो गई। आपको मालूम है कि मुझ जैसी लड़कियों को किस तरह तैयार किया जाता है। बचपन की यादें और असलियत जहन से उतर जाती हैं। यही हाल मेरा हुआ, लेकिन मुझे यकीन होने लगा कि अम्माद को मैं जानती हूँ। ये खून की कशिश थी। आंखों ने आंखों को और दिल ने दिल को पहचान लिया था। शायद अम्माद ने भी यही महसूस किया हो और शायद उसी एहसास का असर था कि उसने मुझ जैसी दिलकश लड़की को इस तरह नजरअंदाज किए रखा जैसे मैं उसके साथ थी ही नहीं। उसने मुझे गहरी नजरों से बहुत दफा देखा जरूर था। अयोना ने तफसील से सुनाया कि शोबक में दाखिल होकर अम्माद एक मकान के आगे रुक गया और हम दोनों अंदर चले गए। उसने देखा। उसने कहा, ये घर अंदर से देखकर मेरी यादें बेदार होने लगी। मुझे जहन पर दबाव डालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जहन अपने ही आप मुझे उस घर में घुमाने फिराने लगा। मैंने एक किवाड़ की उल्टी तरफ देखा। वहाँ मुझे खंजर की नोक से खुदी हुई लकीरें नजर आईं। ये मैंने बचपन में बड़े भाई के खंजर से खोदी थी। मेरा जहन मुझे एक और किवाड़ के पीछे ले गया। वहाँ भी ऐसी ही लकीरें थीं। फिर मैंने अम्माद को और ज्यादा गौर से देखा। दाढ़ी के बावजूद उसकी 16-17 साल पुरानी सूरत याद आ गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। मैंने अम्माद को बताया नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ। वो इतना पाक फितरत इंसान और मैं इतनी नापाक लड़की। वो इतना गैरतमंद और मैं इतनी बेगैरत। अगर मैं उसे बता देती तो मालूम नहीं वो क्या कर गुजरता। इस दौरान अली बिन सुफियान ने कई बार सुल्तान अयूबी को देखा। वो लड़की को अभी तक शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन लड़की की जज्बाती कैफियत, उसके आंसू और बाज अल्फाज के साथ उसकी सिसकियां दोनों पर ऐसा असर कर रही थीं जैसे लड़की की बातें सच हैं। लड़की ने आखिर उन्हें इस पर कायल कर लिया कि उसके मुताल्लिक छानबीन करें। उसने कहा, आप मुझ पर एतबार करें न करें, मुझे कैद खाने में डाल दें। जो सलूक करना चाहते हैं करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कुछ करके मरना चाहती हूँ। सुल्तान अयूबी ने पूछा, क्या कर सकती हो?
लड़की ने कहा, अगर आप मुझे करक तक पहुंचा दें तो मैं सलीब के 3-4 बादशाहों और अपने महकमे के सरबराह हरमन को कत्ल कर सकती हूँ। सुल्तान अयूबी ने कहा, हम तुम्हें करक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस काम से नहीं कि तुम किसी को कत्ल करो। मैं तारीख में अपने मुताल्लिक ये तोहमत छोड़कर नहीं मरना चाहता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दुश्मनों को एक औरत के हाथों मरवा दिया था और शोबक में फौज लेकर बैठा रहा। अगर मुझे पता चलेगा कि सलीबियों का कोई बादशाह किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला है तो मैं उसके इलाज के लिए अपना तबीब भेजूंगा, और फिर हम तुम पर ऐसे भरोसा भी नहीं कर सकते। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर कर सकते हैं कि तुम्हें माफ करके करक भेज दें। अयोना ने कहा, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं यहीं मरूंगी। मेरी इस ख्वाहिश का जरूर ख्याल रखें कि अम्माद को ये न बताएं कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं कैंप में अपने बाप को जरूर देखने जाऊंगी, लेकिन उसे भी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी बेटी हूँ। वो ज़ारो कतार रोने लगी। अली बिन सुफियान ने अपनी जरूरत के मुताबिक उससे बहुत सी बातें पूछी। फिर सुल्तान अयूबी से पूछा कि उसे कहाँ भेजा जाए। सुल्तान अयूबी ने सोच कर कहा कि उसे आराम और एहतराम से रखो, फैसला सोच कर करेंगे। अली बिन सुफियान उसे अपने साथ ले गया और उन कमरों में से एक उसे दे दिया जहां जासूस लड़कियां रहा करती थीं। लड़की ने वहां रहने से इनकार कर दिया और कहा, इन कमरों से मुझे नफरत है। क्या यह मुमकिन नहीं कि मुझे उस घर में रखा जाए जहां से मैं अगवा हुई थी? अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं, किसी के जज्बात की खातिर हम अपने कवायद व ज़वाबित नहीं बदल सकते। वहां के पहरेदारों और मुलाजिमों को कुछ हिदायत देकर अली बिन सुफियान लड़की को वहां छोड़ गया। अम्माद फौजी आराम गाह में गया और नहा कर सो गया, मगर इतनी ज्यादा थकन के बावजूद उसकी आंख खुल गई। कोशिश के बावजूद वो सो न सका। उसके जहन में यही एक सवाल किलबिला रहा था कि बाप से मिले या न मिले। थक हार कर वो उठा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो शोबक में मुसलमानों के कैंप के नाम से मशहूर थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाप का नाम लिया और पूछता पूछता बाप तक पहुंच गया। उसके सामने एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अम्माद ने उससे हाथ मिलाया और अपने आप को काबू में रखा। उसका बाप हड्डियों का पिंजर बन चुका था। उसे अच्छी खुराक और दवाइयां दी जा रही थीं। अम्माद ने अपना तारुफ कराए बगैर उससे हाल पूछा तो उसने बताया कि 16 बरसों की अजियतनाक मुशक्कत, कैद और बच्चों के गम ने उसका ये हाल कर दिया है कि अब इतनी अच्छी ग़िज़ा और इतनी अच्छी दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही। बाप धीमी आवाज में अम्माद को अपना हाल सुना रहा था, लेकिन अम्माद 16-17 साल पीछे चला गया। उसे बाप की सूरत अच्छी तरह याद थी। अब उसके सामने जो बाप लेटा हुआ था, उसके चेहरे की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। फिर भी उसे पहचानने में अम्माद को जरा भर दिक्कत न हुई। उसने कई बार सोचा कि उसे बता दे कि वो उसका बेटा है। उसने अक्लमंदी की कि न बताया। उसने 2 खतरे महसूस किए। एक ये कि बाप ये खुशगवार धचका बर्दाश्त न कर सकेगा, दूसरा ये कि अगर उसने बर्दाश्त कर लिया तो ये उसके लिए रुकावट बन जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो महाज पर जाने लगे तो ये सदमा उसे ले बैठे। वो बाप से हाथ मिलाकर चला गया। वो आराम गाह में वापस गया तो उसे हुक्म मिला कि मरकज उसे अभी यहीं रखना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त आराम गाह में हाजिर रहे। वो बहुत हैरान हुआ कि मरकजी कमान को उसके साथ क्या काम हो सकता है। ये हुक्म अली बिन सुफियान ने अयोना के मुताल्लिक छानबीन करने के सिलसिले में भेजा था। वो देखना चाहता था कि अयोना की कहानी कहाँ तक सच है। वो कैंप में गया। अयोना ने उसे अपने बाप का नाम बता दिया था जो उसे अम्माद से मालूम हुआ था। अली बिन सुफियान ने बाप से तस्दीक कराई कि उसकी बच्ची अगवा हुई थी। बड़ा बेटा और बीवी मारे गए और छोटा बेटा उसके पड़ोसी के यहाँ चला गया था, जिसके मुताल्लिक उसे कैंप में इत्तला मिली थी कि शोबक से निकलवा दिया गया है। आधी रात का अमल होगा। अयोना बिस्तर से उठी। उस वक्त तक उसे नींद नहीं आई थी। उसने अली बिन सुफियान के रवैये से महसूस कर लिया था कि उस पर एतबार नहीं किया गया और अब न जाने उसका अंजाम क्या होगा। वो सोच रही थी कि वो किस तरह यकीन दिलाए कि उसने जो आप बीती सुनाई है वो झूठ नहीं। उसके साथ ही उसका खून इंतकाम के जोश से खौल रहा था। अम्माद के साथ अपने घर में जाकर उसके जहन में बचपन की यादें अज खुद जाग उठी थी और ख्वाब की तरह उसे बहुत सी यादें आ गई थी। उसे ये भी याद आ गया कि उसे अगवा के बाद बेतहाशा प्यार, खिलौनों और निहायत अच्छी खुराक से ये रूप दिया गया था। फिर उसे वो गुनाह याद आए जो उससे कराए गए थे और वो सरापा गुनाह बन गई थी। वो इंतकाम लेने को बेताब होती जा रही थी। इस जज्बाती हालत ने उसे सोने नहीं दिया था। इस ज़हनी कैफियत में बाप से मिलने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। बाहर 2 पहरेदार हर वक्त टहलते रहते थे। उसका दिमाग अब सोचने के काबिल नहीं रहा था। वो अब जज्बात के ज़ेरे असर थी। उसने दरवाजा जरा सा खोल कर देखा। उसे बातों की आवाज सुनाई दी। दाएं तरफ कोई 20 गज दूर उसे दोनों पहरेदार बातें करते साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाले उन्हें देखती रही। पहरेदार वहां से जरा परे हटे। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पांव पर सिरकती घाटी उतर गई। अब उसे पहरेदार नहीं देख सकते थे।
उसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है और उसे ये भी मालूम हो चुका था कि अब ये कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए उसे ये खतरा नहीं था कि वहाँ कोई संतरी उसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका उसे सिर्फ नाम मालूम था। वो तेज तेज जा रही थी कि उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। इस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन ये किसी और की आहट थी। एक तनोमंद आदमी वहीं से उसके पीछे चल पड़ा था जहां से वो घाटी उतरी थी। अयोना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंध गया और दो मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पती मगर तड़पना बेकार था। रात तारीख थी और ये इलाका गैर आबाद था। जरा आगे जाकर उसे कंबल में लपेटकर गठरी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निस्फ घंटे के बाद उसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जल रहे थे। वहाँ 4 आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो और आप गैरल्ड, आप भी यहीं हैं? गैरल्ड ने जवाब दिया, हम जाकर आए हैं। तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें करक से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शोबक में अपने जो जासूस रह गए हैं उन्हें वहां मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहां तखरीबकारी भी करें। तखरीबकारी में एक काम ये भी था कि अस्तबल में दाखिल होकर जानवरों के चारे में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सकें तो कोशिश करें। इस गुरोह का कमांडर गैरल्ड नामी एक बरतानवी था जो तबाहकार जासूसी का माहिर समझा जाता था। अयोना उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बल्कि उसकी शागिर्द रह चुकी थी और उसके साथ उसकी दोस्ताना बेतकल्लुफी भी थी। उसे देखकर अयोना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खोल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गैरल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि अयोना बिल्कुल बदल गई है। उसने अयोना से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। अयोना ने कहा कि उसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गैरल्ड ने उसे बताया कि वो छापामार जासूसों का एक गिरोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गैरल्ड ने अयोना को बताया कि वो 2 रातों से उस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये इन्हीं की बताई हुई थी। रात को वो देखने जाता था कि पहरेदारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि उसे अयोना मिल गई। अयोना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हो गई। अयोना ने गैरल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरे में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरेदार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थीं जो अयोना ने उन्हें बताई। ये भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद अयोना ने ये तजवीज पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गैरल्ड ने अयोना की ये तजवीज पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइशगाह के करीब छोड़ दिया। अयोना को बाहर से आते देखकर पहरेदारों ने उससे बाज़पुर्स की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरेदार इसलिए चुप हो गए कि ये उनकी लापरवाही थी। दूसरे दिन अली बिन सफियान किसी और काम में मसरूफ था। अयोना ने पहरेदारों से कहा कि वो उसे अली बिन सफियान के पास ले चलें। उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि जहाँ उसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो उसे बुलाया जाएगा। अयोना ने बड़ी मुश्किल से पहरेदारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकजी कमान के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुंचा दें कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरेदारों से कहा कि अगर इन्होंने उसका पैगाम न पहुंचाया तो इतना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरेदार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरेदारों ने पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। अली बिन सफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। उसके बाद लड़की वापस कमरे में नहीं आई। रात को जब शोबक की सरगर्मियां सो गईं और शहर पर खामोशी तारी हो गई तो उस इमारत के इर्द गिर्द 8 साए हरकत करते नजर आए जहां लड़कियों को रखा गया था। अजीब बात यह है कि दोनों पहरेदार गायब थे। 8-10 छापामार खुश होने की बजाय हैरान हुए कि पहरेदार नहीं हैं। वो 8 पेट के बल रेंग कर आगे आए। अयोना ने उन्हें बता दिया था कि लड़कियां कौन कौन से कमरे में हैं। कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से ये लोग वाकिफ थे। वो छापामार एक कमरे में दाखिल हो गए। बाकियों ने परवाह न की कि वहाँ पहरेदार हैं या नहीं। उन्हें ये बताया गया था कि पहरेदार सिर्फ 2 होते हैं। 2 पर 10 का काबू पाना मुश्किल नहीं था। वो सब लड़कियों के कमरों में घुस गए, मगर उनमें से कोई भी बाहर न निकला। गैरल्ड उसी मकान में था जहाँ वो गुज़श्ता रात अयोना को लेकर गया था।
इस मकान में स्कीम के मुताबिक 20 आदमी थे, बाकी किसी और ईसाई के घर छुपे बैठे थे। गैरल्ड बेसब्री से लड़कियों का इंतजार कर रहा था। अब तक उन्हें उसके आदमियों के साथ पहुंच जाना चाहिए था। आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक का ये तयशुदा खास अंदाज था। गैरल्ड ने खुद जाकर दरवाजा खोला। ये मकान पुराने दौर की कलानुमा हवेली थी जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गैरल्ड ने जूं ही दरवाजा खोला, उसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हुजूम दरवाजे में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबी बर्छियां थीं। फौजी तेज और तुंद सैलाब की तरह अंदर चले गए। एक वसी कमरे में बैठे हुए 20 सलीबी छापामार जासूसों को संभलने का मौका न मिला। उनसे हथियार ले लिए गए और उन्हें घर के मालिक और उसके कुंबे समेत बाहर ले गए। ऐसे ही हल्ला उस मकान पर भी बोला गया जहां बाकी सलीबी छापामार तैयार बैठे थे। ये दोनों छापे बैक वक्त मारे गए। उसी रात 10-11 मकानों पर छापे मारे गए। ये सरगर्मी रात भर जारी रही। मकानों की तलाशी ली गई और सुबह के वक्त अली बिन सफियान ने सुल्तान अयूबी के सामने जो लोग खड़े किए, उनमें एक तो गैरल्ड और उसके 40 छापामार थे और तकरीबन उतनी ही तादाद उन जासूसों और तखरीबकारों की थी जिन्हें दूसरे मकानों से गिरफ्तार किया गया था। इन मकानों से जो सामान बरामद हुआ उसमें बेशुमार हथियार, जहर की बहुत सी मिकदार, तीरों का जखीरा, आतिशगीर मादा और बहुत सी नकदी बरामद हुई। ये कारनामा अयोना का था। उसने गैरल्ड के साथ स्कीम बनाई थी और उससे इन तमाम जासूसों के ठिकाने मालूम कर लिए थे जो शोबक में छुपे हुए थे। गैरल्ड को उस पर मुकम्मल एतमाद था। अयोना रात को ही वापस आ गई थी और सुबह उसने तमाम तर स्कीम अली बिन सफियान को बता दी और जासूसों के ठिकानों की भी निशानदही कर दी। अली बिन सफियान के जासूस दिन के सारे ठिकाने देख आए थे। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी के खुसूसी छापामार दस्तों को इन ठिकानों पर छापे मारने के लिए बुलाया गया था। लड़कियों को कमरों से निकाल कर कहीं और छुपा दिया गया था। उनकी जगह हर कमरे में 3-3 छापामार भेज दिए गए। जो ही छापामार लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए कमरों में दाखिल हुए, मुसलमान छापामारों ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह शोबक में सलीबियों की तकरीबन तमाम जासूस और छापामार पकड़े गए। इनमें सबसे ज्यादा कीमती गैरल्ड था। तमाम को तफ्तीश और उसके बाद सजा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। अयोना ने इन तमाम मुसलमान सरकर्दा शख्सियतों की भी निशानदही कर दी जो काहिरा में सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे। हशीशीन के हाथों सुल्तान अयूबी और अली बिन सफियान को कत्ल करने का जो मंसूबा तैयार किया गया था वो भी अयोना ने बेनकाब किया और सुल्तान अयूबी से कहा, अब तो आपको मुझ पर एतमाद आ जाना चाहिए। वो मंजर बड़ा ही जज्बाती और रिक्कत अंगेज था जब अम्मात को बताया गया कि अयोना उसकी बहन है और जब बहन भाई को उनके बाप के सामने खड़ा किया गया। शिद्दत जज्बात से बूढ़ा बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम आयशा है। सुल्तान अयूबी ने उस खानदान के लिए खास वजीफा मुकर्रर किया और अली बिन सफियान के महकमे के लिए हुक्म जारी किया कि तमाम जासूस लड़कियों के मुताल्लिक छानबीन की जाए। सलीबियों ने दूसरी लड़कियों को भी मुसलमान घरानों से अगवा किया होगा। सुल्तान ने हुक्म में कहा कि इनमें जो मुसलमान हैं उनके खानदान ढूंढे जाए और लड़कियों को उनके हवाले किया जाए। सुल्तान अयूबी की फौज बहुत बड़े खतरे से महफूज हो गई। शोबक से दूर के महाज की खबरें उम्मीद अफजा थीं, लेकिन फौरी जरूरत ये थी कि बिखरे हुए दस्तों को यकजा किया जाए। इस मकसद के लिए सुल्तान अयूबी ने शोबक का फौजी निजाम अपने मावनों के हवाले करके अपना हेडक्वार्टर शोबक से दूर सहरा में मुंतकिल कर लिया। उसने बर्क रफ्तार कासिदों की एक फौज अपने साथ रख ली। उसके जरिए उसने 1 माह में बिखरे हुए दस्ते एक दूसरे के करीब कर लिए। उसके बाद उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके शोबक का दिफा इसी तरह मुनज़्ज़म कर दिया जिस तरह काहिरा का किया था। सबसे दूर सरहदी दस्ते थे जिनके सवार गश्त करते थे। इनसे 5-6 मील पीछे फौज का दूसरा हिस्सा खैमजन था और तीसरे हिस्से को मुतहर्रिक रखा। करक में इकट्ठी होने वाली फौज की कैफियत ऐसी थी कि फौरी हमले के काबिल नहीं थी। इधर सुल्तान अयूबी ने भर्ती की रफ्तार तेज कर दी और नई भर्ती की ट्रेनिंग का इंतजाम खुले सहरा में कर दिया। उसने अली बिन सफियान से कहा कि वो करक में अपने जासूस भेजे जो वहाँ की इत्तलाएं लाने के अलावा ये काम भी करें कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान नौजवानों को करक से निकलने और यहाँ आकर फौज में शामिल होने की तरगीब दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।